Hey, Prashant, so we can start perhaps if it seems all right to you because I guess we have 25 people on call already. Hey, all right. So, Hi. guys, I'll just make a quick introduction again. Like I shared in the poster, Prashant Watwani is a chartered accountant by profession and a teacher by passion. He has been training individuals, accountants in income tax as well as teaching students who are pursuing CA in the same zone, and he's also a practicing CA in the same field eventually. So I have requested him to help us out with a couple of things. I know that a lot of you had doubts with your salary slips and kitna tax क्यों deduct हुआ, old regime better या new regime better and all of that. And very honestly, I don't have the answers to them. That's why Prashant sir is gonna help us out with that and answer or any questions that you guys have. Over to you, So, Prashant sir. good afternoon, everyone. Good afternoon, Vivida. Thanks a lot for reaching out to me and giving me this opportunity so that I can be here. Oh. And thank you so much, everyone, for being here. Number of people who have joined. Well, it is a good number. It's quite motivating. I'm excited to be here, and I hope that through this session we'll be able to get a little more aware about our taxation and finance, and also I hope I would be able to help you to save a bit of tax or maybe a little more. So let's start with it. I have divided this into certain parts. Like पहले हम basic टैक्स स्ट्रक्चर क्या है हमारा थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बीइंग इंडियन सिटीजन वी मस्ट नो कि हम किस रेट से कैसे टैक्स पे कर रहे हैं. नंबर 2 कि टीडीएस क्या है, वो आपकी पे स्लिप में क्यों हर बार दिख रहा है, क्यों हर बार टैक्स कट रहा है आपका, तो हम टीडीएस डिस्कस करेंगे. नंबर 3 क्या कोई तरीका है जिससे हम उसको टैक्स को टीडीएस को कम कर सकें, और चौथा ओल्ड रिजीम बेटर है कि न्यू रिजीम बेटर है हमारे लिए. ठीक है, तो हम इन सब को पहले थोड़ा थोड़ा देख लेंगे. उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बाय द वे, पहले मैं ये भी बता दूं कि ये सेशन इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो अगर आपका ग्रॉस अर्निंग्स में बोलता हूँ, ग्रॉस अर्निंग्स 8 लाख के अराउंड है या उससे कम है, और उसके बावजूद भी अगर आपकी सैलरी स्लिप में टीडीएस है, तो वो नहीं होना चाहिए था. ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा और ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स बनना ही नहीं था और आपका टैक्स कट रहा है. तो क्यों कट रहा है, आप उसको बचा सकते हो. सिमिलरली अगर हायर इनकम में है 12 लाख 13 लाख, स्टिल मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो हम सेव कर सकते हैं. ठीक है, अब सिग्निफिकेंट क्या, तो सिग्निफिकेंट तो बड़ा बड़ा सब्जेक्टिव चीज है. 10,000 20,000 50,000 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, हाँ हम कर सकते हैं सेव. अच्छा, तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि 8 लाख की इनकम पर जीरो टैक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्या 11 लाख की इनकम पर जीरो टैक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. वही हम देखने के लिए बैठे हैं आज. सो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं कि हमारा इनकम टैक्स रेट स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, एम आई गोइंग फाइन विविधा? Yes. नो प्रॉब्लम्स? No, this is actually perfectly fine. Very simple language. This is works. This works. अगर मुझे समझ में आ गया, मेरी श्योर कि सबको आ जाएगा. हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि सबको समझ में आए ज्यादा से ज्यादा. तो we'll just start. I'm sharing screen. So this is the tax structure, tax rates under old tax regime. So up to 2.5 lakhs अगर आपकी इनकम है. ठीक है, टैक्सेबल इनकम की बात करेंगे. ये टैक्सेबल इनकम क्या होता है, ये हमको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सेशन समझ में आ जाएगा. तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख तक है तो 0% टैक्स है. अगर 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो 30%. अच्छा, इसको समझते हैं किस तरीके से. तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 6 लाख है, लेट्स अज्यूम 6 लाख, तो आप ये स्लैब में चले जाएंगे ₹5 लाख टू 10 लाख वाले स्लैब में. ठीक है, तो क्या 6 लाख पे 20% लगा दें डायरेक्ट? नहीं, ऐसे नहीं होता है. स्लैब वाइज चलता है. आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलना है. अगर आपकी इनकम 6 लाख है तो उसमें से फर्स्ट 2.5 लाख जो है, पहले 2.5 लाख, उस पर तो 0% ही है, तो दैट वुड बी 0.
नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से 5 लाख, उस पर 5%, दैट कम्स टू अराउंड 12,500। और फिर 5 लाख पर तो टैक्स लग गया, हमारी इनकम है 6 लाख, तो हम 20% ब्रैकेट में चले जाएंगे। तो 5 लाख टू 6 लाख, जो 1 लाख बचा उस पर 20%। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं आपको शो कर देता हूं कि अगर टैक्सेबल इनकम 6 लाख है तो टैक्स अंडर ओल्ड रिजीम कैसे कैलकुलेट होगा। फर्स्ट 2.5 लाख पे 0%, देखो 2.5 लाख की तो सबको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं इसको, 2.5 लाख पे तो आपको टैक्स भरना ही नहीं है। नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से 5 लाख, उस पर 5%, और फिर जो बच गया, जैसे 1 लाख बच गया हमारे स्लैब में, उस पर 20%, तो 32,500 हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ही 2,40,000 है तो फिर उस पर 0 टैक्स। ठीक है, वैसे ही न्यू रिजीम में भी टैक्स रेट्स दिए हुए हैं। अब न्यू रिजीम में क्या किया है कि टैक्स रेट्स जो है वो कम कर दिए हैं, लोअर टैक्स रेट्स लगते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ स्लैब्स बढ़ा दिए हैं और टैक्स रेट्स को कम कर दिया है। अब ऑफ कोर्स इस पे हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज वेरी मैकेनिकल। आपको तो ढेरों इनकम टैक्स कैलकुलेटर ऐसे ही मिल जाएंगे गूगल पे, तो आप टैक्स तो कैलकुलेट कर लोगे। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि स्लैब में टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जो आपका टैक्स बनता है उसको 4% से और बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, तो आपका जो भी इनकम टैक्स है उसमें प्लस 4%। ठीक, नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सुन भी रखा हो, शायद न्यूज में सुना हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कि अब 5 लाख तक 0 टैक्स। ठीक है, तो कंफ्यूजन ये आता है कि यार अभी तो आपने बताया कि 2.5 लाख पे 0 टैक्स है और अब आप बोल रहे हो 5 लाख पे 0 टैक्स है, ऐसा कैसे? तो बोला गया कि जो मेरे जैसे लोग जो है ना, गरीब लोग, उनकी अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम ही है, 5 लाख से कम ही है, तो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा है तो फिर 5 लाख का आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तब 2.5 लाख का ही एग्जम्पशन। ठीक है, सो इफ अ पर्सन इज अर्निंग 4,90,000 उसको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट इफ अ पर्सन इज अर्निंग 5,10,000 तो फिर वापस जो कैलकुलेशन होगा वो वैसे ही होगा जैसा मैंने बताया कि पहले 2.5 लाख पे 0, नेक्स्ट 2.5 लाख, हाँ नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% और बचा हुआ जो अमाउंट है उस पर 20%, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं, और अगर 5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हमारी कोशिश ही यही रहेगी कि किस तरीके से हम आपकी टैक्सेबल इनकम को 5 लाख के अंदर ले आए। टैक्सेबल इनकम को 5 लाख के अंदर कैसे लेके आओगे जब हमने कमाया ये 8 लाख है, तो हाँ हो सकता है आपकी इनकम 8 लाख हो और आपकी टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम टैक्स पर्पसेस से इनकम 5 लाख है। ठीक है, हमको ये तो कोशिश करनी है कि हमारी इनकम तो 12 लाख हो, 15 लाख हो, 10 लाख हो और ज्यादा हो, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, बट हमारी टैक्सेबल इनकम कम से कम हो ताकि हमको टैक्स कम चुकाना पड़े। और अगर 5 लाख से कम है तो उससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर तो आपको कोई टैक्स भरना ही। एग्जाम्पल लिया है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख है तो टैक्स बनता है 0, और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है 5,05,000 तो आपका टैक्स बनता है 14,040 रुपीज। तो दैट इज टू मच। आपने 5,000 रुपए ज्यादा कमाए और उस पर 14,000 रुपए टैक्स भर दिया। इससे बेहतर तो आप हाथ जोड़ के अपने एम्प्लॉयर को बोल देते कि मेरे को 5,000 दो ही मत, क्योंकि आप 5,000 ज्यादा दे रहे हो और मेरे को 14,000 रुपए भरने पड़ रहे हैं, तो 9,000 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने कंपैरिजन के लिए दिया है कि ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में टैक्स रेट्स हम अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर इनकम पे, तो किस तरीके से हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। तो देखिए, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख है तो आपका ओल्ड रिजीम में टैक्स आता है 33,800। ठीक है, अब ऑफ कोर्स हम बार बार इसमें नहीं जा सकते कि ये कैसे आया, क्योंकि वो तो ठीक है नॉर्मल कैलकुलेशंस है, और क्यों ज्यादा आया क्यों कम आया उससे भी अभी हमको जरूरत नहीं है उसमें जाने की। तो 33,800 आपका टैक्स आ जाएगा। अच्छा, टीडीएस क्या होता है? तो आपकी साल भर की इनकम पर 33,800 टैक्स आया है। तो आपके एम्प्लॉयर को तो ये पहले ही पता है कि क्योंकि वो ही तो आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है, वही तो आपको सैलरी दे रहा है, तो उनको तो पता है कि आप कितना कमाने वाले हो इस साल। तो वो ऑलरेडी आपकी इनकम कंप्यूट करके उस पर टैक्स कंप्यूट करके इसी तरीके से जैसे मैंने किया हुआ है वो पहले ही कंप्यूट कर लेता है, और फिर वो टैक्स उसको आपकी सैलरी में से रिकवर करना होता है थ्रू टीडीएस। तो 12 मंथ्स के पीरियड में मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर हर महीने वो कुछ अमाउंट आपका काटता है, ताकि साल भर में जितना आपका टोटल टैक्स है वो
जमा हो ही जाए ऑलरेडी, ठीक है। तो 33,800 है, तो 12 महीने में अगर वो ₹2,817 एवरी मंथ डिडक्ट करेगा तो आपका टैक्स जो बनता था वो ऑलरेडी जमा हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी पे स्लिप में डिडक्शंस में इनकम टैक्स का अमाउंट या टीडीएस नाम से जो अमाउंट आता है वो ये होता है, जो आपका टोटल टैक्स है डिवाइडेड बाय 12 या फिर एवरेज रेट ऑफ टैक्स करके भी किया जाता है। मतलब बड़ी सिंपल तरीके से बताऊं तो जो आपका टोटल टैक्स है उसको ओवर द पीरियड काटना है, एक साथ नहीं करके ओवर द पीरियड उसको डिडक्ट करना है, ठीक है। तो टैक्स अंडर ओल्ड रिजीम बनता है 33,800 और टैक्स अंडर न्यू रिजीम बनता है 23,400, विच इज सिग्निफिकेंटली लेस। 10,400 रुपए का अंतर आ गया। जो आपके 2,800 रुपए कटते थे वो 1,950 रुपए ही कटेंगे न्यू रिजीम में अगर आप लेते हो। तो क्या बात खत्म हो गई, मतलब कि न्यू रिजीम इज बेटर एंड ओल्ड रिजीम इज बैड? नहीं, ऐसा नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो ओल्ड रिजीम को हटा ही दिया जाता और न्यू रिजीम को ही लेके आते हैं। फिर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम साथ में रखने का मतलब ही क्या होता? अगर इतना क्लियरली दिख रहा है कि न्यू रिजीम इज बेटर एंड ओल्ड रिजीम इज नॉट गुड, तो फिर ओल्ड रिजीम को हटा ही देते, अबॉलिश कर देते। बट ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुछ टैक्स प्लानिंग टूल्स होते हैं जो सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये टैक्स प्लानिंग टूल्स क्या करते हैं? आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देते हैं। जैसे आपने कमाया तो 9 लाख, लेकिन वो टैक्स प्लानिंग टूल्स से आपने अपनी टैक्सेबल इनकम कर दी 6 लाख। ये आप सिर्फ ओल्ड रिजीम में कर पाएंगे, न्यू रिजीम में आप ये नहीं कर पाएंगे। आपकी जो इनकम रहेगी वही आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। वो टैक्स प्लानिंग टूल्स उधर अवेलेबल नहीं है। क्यों उधर क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि उधर रेट कम कर दिए, ठीक है। तो सारे बेनिफिट एक साथ थोड़ी देंगे आप। या तो आप टैक्सेबल इनकम कम कर लो, या तो आप लोअर रेट्स से टैक्स लगा दो। तो अब उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि यू हैव टू चूज, या तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम करवा लो या तो आप लोअर रेट्स पे टैक्स पे कर दो, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या इजी है, क्या चीज हम कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले तो बात करनी पड़ेगी कि वो टैक्स प्लानिंग टूल्स है ही क्या जिससे हम अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपका सैलरी स्ट्रक्चर समझते हैं। उसमें हम देखते हैं क्या कुछ टैक्स प्लानिंग टूल्स एम्बेडेड हैं, क्या उसमें ऑलरेडी है ऐसे। तो देखो, आपको मिलता है बेसिक सैलरी, स्पेशल अलाउंस, कुछ मिसलेनियस अलाउंसेस मिल सकते हैं, बोनस वगैरह मिल सकता है। आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस और एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड रहता है। ये आपकी सैलरी स्लिप में नहीं दिखेगा, कारण ये आपको पेमेंट थोड़ी हो रहा है, या आपके बिहाफ पे आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो रहा है। तो ये आपको पेमेंट तो हो नहीं रहा है, तो ये आपको सैलरी स्लिप में नहीं दिखेगा, बट ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो होता ही, ठीक है। तो ये आपके बेनिफिट्स में तो है ही। तो बेसिक सैलरी, स्पेशल अलाउंस, मिसलेनियस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये आपके 5 कंपोनेंट्स हैं मान लीजिए। अब ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में क्या अंतर है? तो बेसिक सैलरी तो दोनों ही जगह टैक्सेबल है, ठीक है, दोनों जगह टैक्सेबल है। स्पेशल अलाउंस दोनों जगह टैक्सेबल है, मिसलेनियस अलाउंसेस दोनों जगह टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड थैंकफुली दोनों जगह नॉन टैक्सेबल, ठीक है। तो वो आपकी इनकम तो है। इनकम किस तरीके से है? क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर जमा कर रहा है, वो कभी ना कभी आपको मिलेगा, तो वो आपकी इनकम तो है, बट टैक्सेबल इनकम नहीं है। और दोनों ही केस में, ओल्ड रिजीम में भी और न्यू रिजीम में भी, वो नॉन टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस न्यू रिजीम में फुल्ली टैक्सेबल है और ओल्ड रिजीम में उसका कुछ कैलकुलेशन है और उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट नॉन टैक्सेबल हो सकता है अगर आप रेंट पे करते हो। इसका मतलब पहला टैक्स प्लानिंग टूल हमको जो मिला है वो है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आप हाउस रेंट अलाउंस में कुछ पोर्शन को नॉन टैक्सेबल करके आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देंगे ओल्ड रिजीम, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा हाउस रेंट अलाउंस का? तो ये एक बार में याद नहीं होता है ये चीजें, और ये आपको इजीली अवेलेबल भी है नेट पे, तो ये प्रोविजन, बट फिर भी मैंने लिख दिया कि ऐसा नहीं होगा कि जो हाउस रेंट अलाउंस मिला वो पूरा का पूरा नॉन टैक्सेबल, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि मैंने जितना रेंट पे किया उतने से मैं अपनी इनकम कम कर दूं, ऐसा भी नहीं होगा। तो कुछ लिमिट भी उनका कुछ अपना कैलकुलेशन है, किस हिसाब से वो हाउस रेंट अलाउंस को नॉन टैक्सेबल कितना रहेगा और कितना टैक्सेबल रहेगा। तो बोला लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, 3 लिमिट दी, 3 में से जो सबसे कम होगी वो एग्जम्प्ट। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी,
ये पहली लिमिट। दूसरी 40% ऑफ सैलरी या 50% अगर आप रेंट पे कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो तीसरी एचआरए रिसीव्ड। इसमें से जो सबसे कम अमाउंट आएगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा और बचा हुआ हाउस रेंट अलाउंस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है 50% ऑफ सैलरी या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस और कमीशन। आपको डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता है, कमीशन नहीं मिलता है, तो सिर्फ बेसिक पे, ठीक है। तो इस हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा। मैंने एक शीट प्रिपेयर की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जिसमें आपको सिर्फ अपना रेंट पेड और एचआर अमाउंट डालेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपका टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट एचआरए कितना है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम आपकी बेसिक सैलरी है 3 लाख और आपको एचआरए मिला है 1,50,000 और आपने रेंट पे किया है 13,000 रुपए महीने से 1,56,000, ठीक है। तो ये तीनों लिमिट्स कैलकुलेट कर दिया है इधर, और इसमें से जो सबसे कम आया 1,20,000 उसको नॉन टैक्सेबल कर दिया और बचा हुआ जो है वो टैक्सेबल, ठीक है। तो आपको 1,50,000 रुपए एचआरए मिला है, उसमें से एग्जम्प्ट हो गया 1,20,000 और टैक्सेबल हो गया 30,000। लेकिन न्यू रिजीम में तो पूरा 1,50,000 एचआरए जितना मिला है पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इसका मतलब ओल्ड रिजीम में आपने अपनी इनकम को 1,20,000 रुपए से कम कर दिया अगर आपने एचआरए का बेनिफिट लिया तो, ठीक है। अब हो सकता है थोड़ी चीज ऊपर से जा रही है क्योंकि ये सब फॉर्मूलेज और कंप्यूटेशन वगैरह हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स हमको अवेलेबल हैं, फिर उस पर यू कैन फर्दर रिसर्च और आप बेहतर तरीके से अपना टैक्सेशन प्लान कर सकेंगे। तो ये वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है जिस तरीके से आप अपना एचआरए का नॉन टैक्सेबल पोर्शन कंप्यूट करके बेनिफिट ले सकेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है क्या ये सिर्फ उसी को अवेलेबल है जो रेंट पे कर रहा है? हाँ, ये बेनिफिट सिर्फ उसी को अवेलेबल है जो रेंट पे कर रहा है। अच्छा, हम रेंट नहीं पे करते, हम तो खुद के घर में रहते हैं, फिर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है? नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। कैसे हो सकता है? घर किसके नाम पे? घर मेरे नाम पे, तो फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 2, घर किसके नाम पे? स्पाउस के नाम पे, हस्बैंड या वाइफ के नाम पे, तो भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 3, घर किसके नाम पे? पेरेंट्स के नाम पे, और मैं वहीं रहता हूँ, क्या ये बेनिफिट मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है अगर आप उनको रेंट पे कर दें। तो वैसे भी हम लोग किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते ही हैं घर पे, तो अगर या तो पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए या फिर ऐसे ही कंट्रीब्यूशन के लिए, तो उसको हम रेंट के थ्रू दे दो ना पैसा। बस ये है कि दैट शुड लुक लाइक अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन कि आपने रेंट चुकाया है, जेन्युइन ही है वैसे, बट और उसको इनकम टैक्स में मटेरियल लगे वो, इसलिए तो क्या करना पड़ेगा, आप जो रेंट है वो बैंक ट्रांसफर कीजिए, हो सके तो एक रेंट एग्रीमेंट बना लीजिए अपने पापा के साथ और उनको बैंक ट्रांसफर करें हर महीने। तो इस तरीके से माना जाएगा कि आपने रेंट पे किया है, वेरी जेन्युइन, ये लॉ एक्सेप्ट्स इट, और आप एचआरए का बेनिफिट ले सकेंगे और अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकेंगे। अच्छा, ये तो हुई हाउस रेंट अलाउंस की बात। क्या ओल्ड रिजीम में सिर्फ एक यही टैक्स प्लानिंग टूल है हाउस रेंट अलाउंस जिससे आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, और है अभी तो सिर्फ शुरुआत है। Prashant, I'm sorry to interrupt. It's important that you need to tell the folks that if they're paying rent to their parents need to disclose it as income in their filing. Yes, certainly they will have to disclose the income in their income tax return. So आप चूज कर सकते हो कि लेट्स से आपके पापा या मम्मी में से जिनकी इनकम कम हो सकता है जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से कम हो, उन पर टैक्स लायबिलिटी वैसे भी नहीं आएगी, तो आप उनको रेंट पे कर दोगे, तो उनकी इनकम में इंक्लूड करने के बाद भी उनका टैक्स 0 बनेगा, ठीक है। तो यू कैन प्लान इट दिस वे कि आपके इधर पेरेंट्स में जिसकी इनकम कम हो आप उनको रेंट चुका दीजिए, ठीक है। बट यही है कि जेन्युइन लगना चाहिए, द अमाउंट ऑफ रेंट जो आप फिक्स करो वो मतलब जेन्युइन होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे रेट नहीं पता है लेकिन कि आप कुछ ज्यादा ही दिखा दे रेंट, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा गलत रहेगा। तो बस रीजनेबल अमाउंट हो और वो आपके पेरेंट्स की इनकम में शो हो, उनके
वो उस पर टैक्स भरें अगर बनता है तो, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो एक तो हो गया हाउस रेंट अलाउंस। नेक्स्ट बात आती है कि और भी कुछ चीजें हैं क्या जिससे हमारी टैक्सेबल इनकम कम की जा सकती है? बिल्कुल है। एक तो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जिनको बोलते हैं कॉमनली, आप लोग इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर होता है। ये एचआरए जो था वो एग्जम्प्ट था, मतलब नॉन टैक्सेबल था, आपको मिल रहा है, आपकी इनकम है, लेकिन नॉन टैक्सेबल इनकम। और डिडक्शंस क्या होते हैं कि अब सरकार आपको बता रही है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम को इन अमाउंट से कम कर दो, ठीक है, आप कुछ कंडीशंस फुलफिल कर दो, जो वो बताएंगे किसी केसेस में, वो कंडीशंस आपने फुलफिल कर दी अगर, तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर दो उतने अमाउंट से, ठीक है। तो अब हम डिडक्शंस की तरफ चलते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए। मतलब सरकार ये मानती है कि आप सैलरी कमाने के लिए कम से कम 50,000 रुपया तो खर्च कर ही रहे, तो 50,000 का तो उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लिया, आपकी जो भी इनकम है उसमें से 50,000 माइनस कर। ये सिर्फ सैलरी के लिए, ठीक है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, और भारत के हर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये है कि आपकी जो भी इनकम है उसमें से 50,000 तो ऐसे ही माइनस कर दो, ठीक है। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, आप अपनी पे स्लिप में डिडक्शन वाली साइड में देखोगे तो वहां पे आपको कुछ प्रोफेशनल टैक्स अमाउंट दिखेगा, शायद 200 रुपया महीना, मतलब वो 2400 और 2500 पर ईयर होता है, वो भी आप आपकी इनकम में से माइनस कर दो, मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम कम कर दो। एक और डिडक्शन आपको पे स्लिप में दिखता है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, आपकी सैलरी में से कट रहा है ना, डिडक्शंस में आपको दिखता है 1800 पर मंथ है, 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी, या फिर 1800 पर मंथ, तो वो 1800 पर मंथ बिकम्स 21,600 इन 12 मंथ्स, तो वो भी आपका पैसा कट रहा है, उससे भी आपकी इनकम को कम कर दिया जाएगा। कितने सारे बेनिफिट्स अभी हमने देख लिया, एक एचआरए का बेनिफिट, एक प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट, और एक आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ये सब सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में है, न्यू टैक्स रिजिम में कुछ नहीं है। न्यू में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे रेट्स कम कर दिए ना, इसलिए। तो ये 4 बेनिफिट्स हमने देखे। अभी मैं रुक रहा हूं, अगर आपको कुछ पूछना हो इतने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, सब अपनी अपनी सैलरी से कंपेयर कर लें, इसको कहीं आसपास हो तो ये एग्जांपल आपको ऐसे के ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके टोटल बेनिफिट्स है 5,95,600, ठीक है, अगर आपके बेनिफिट जो है वो है 5,95,600, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बेसिक पे, एचआरए, स्पेशल अलावेंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और टोटल बेनिफिट्स, ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। तो अब देखते हैं ओल्ड रिजिम में क्या होगा और न्यू रिजिम में क्या होगा। अब भी इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप रेंट पे नहीं रह रहे हो, मतलब एचआरए आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, ओल्ड में भी और न्यू में भी, ठीक है, अभी आप रेंट नहीं दे रहे हो। और हम देखते हैं ओल्ड रिजिम में क्या होता है। तो एक तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आपका एग्जम्पशन है, वो दोनों में ही उसका बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का वो दोनों में ही नॉन टैक्सेबल होता है। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 का ओल्ड रिजिम में, 2400 जो आपका प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है उससे भी आपकी इनकम कम कर दी जाएगी ओल्ड रिजिम में, और आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ वो भी कम कर दिया जाएगा आपकी इनकम में से। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम है वो ओल्ड रिजीम में तो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 5 लाख, और न्यू रिजीम में तो कुछ कम कर ही नहीं पाए, तो 5,74,000। और अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ओल्ड रिजीम में तो 5 लाख पे आ गए, मतलब टैक्स बनेगा 0, और न्यू रिजीम में कुछ ना कुछ तो बनेगा। टैक्स लायबिलिटी देखिए क्या आती है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 और न्यू टैक्स रिजीम में 20,696 रुपए, ठीक है। तो क्या बेटर लग रहा है? अब अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, ना हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किए, ना हमने रेंट चुकाया, उसके बावजूद भी ओल्ड रिजीम में हम 50,000 में आ गए, सॉरी 5 लाख में आ गए, और न्यू रिजीम में हम 5,74,000 पे और हम टैक्स पे। तो ध्यान रखें कि इसकी भी इनकम इसके अराउंड है। अगर 5,74,000 की, आप अपने एम्प्लॉयर को बोलो कि हमारा तो सिर्फ ओल्ड रिजीम में आप कैलकुलेशन करो,
न्यू रिजीम में मत करो। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका टैक्स खुद ही जीरो हो जाएगा। टीडीएस आपका जीरो कटना चाहिए, आपका टीडीएस डिडक्शन दिखना ही नहीं चाहिए पे स्लिप में, ठीक है। फिर से बताता हूँ, एचआरए हमने देख लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन देख लिया, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड देख लिया, और प्रोफेशनल टैक्स, ये 4 बेनिफिट्स देख लिया हमने ओल्ड रिजीम। क्या और भी हैं? हाँ, अभी तो सिर्फ शुरुआत। तो सरकार चाहती है कि आप अपना टैक्स किस तरीके से कम करें, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके। तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो और उतने से आपकी इनकम कम कर दो, ठीक है। ये कुछ कॉमन इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 15 इयर्स तक पैसा रखना पड़ता है, मतलब लॉक इन है, आप बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ कर सकते होंगे लेकिन उसकी कंडीशंस रहेगी कि ये ही कारण है जिनके कारण आप विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। 15 साल तक पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा और आपको उस पर 7 to 8% पर एनम का रिटर्न मिलेगा। इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये एक और बेनिफिट है, ठीक है। और जो आप मेच्योरिटी में आपको अमाउंट मिलेगा 15 साल बाद, वो भी एग्जम्प्ट है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 7-8% जो हमको मिल रहा है वो उससे ज्यादा ही साबित होता है, कारण क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लग रहा होता है, ठीक है। पर हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम है कि 15 इयर्स तक आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो पीपीएफ कहां पे खुलवा सकते हैं? तो आप किसी भी बैंक में जाएंगे, वहां पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए बोले, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ओके। इसका नाम प्रोविडेंट फंड है लेकिन ये कुछ और है, ठीक है। तो ईपीएफ आपका जो था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वो लगता है, दिस इज डिफरेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आप किसी भी बैंक में जाएं, अपने बैंक में जाएं और वहां पे बोले कि हमको पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलना है, तो यू कैन ओपन दैट। इसमें एक और कंडीशन है, आपको उसको एक्टिव रखने के लिए हर साल कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट करना होता है। तो ठीक है, डिपॉजिट करते जाना आपके हिसाब से जितना आप करना चाहें, और उसका बेनिफिट भी लेते जाना। और पोस्ट ऑफिस में भी खुल जाता है। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट तो आप जानते ही हैं, बैंक्स में एफडी। तो एफडी कोई सी भी नहीं, टैक्स सेवर एफडी नाम से अलग से एक एफडी बनती है, बैंक पे बनेगी। उसमें 5 से 6% का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। यहाँ पर लॉक इन पीरियड 5 इयर्स ये थोड़ा सा बेटर है। ये लॉक इन हमारा थोड़ा कम है, 5 साल में हम पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ में 15 साल तक नहीं निकाल पाते। और मेच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। तो ये आप बैंक में जाके एफडी करा सकते हैं, बट वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टैक्स सेविंग एफडी। तीसरा, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड। इसका रिटर्न तो देखो सब्जेक्ट टू मार्केट्स है। मार्केट्स गिर गए तो फिर थोड़ा रिटर्न डेविएट हो सकता है, कम हो सकता है। मार्केट अच्छे शूट अप हो गए, बुलिश मार्केट है, तो फिर आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, 10 से 15% रिटर्न इस पे कमा सकते हैं। बेहतर बात, लॉक इन पीरियड 3 साल, जस्ट 3 इयर्स। 3 साल बाद आप अपने म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। और क्या जब हम बेचेंगे तब टैक्स लगेगा? अगर आपने कमाया होगा तो टैक्स लग जाएगा। 1 लाख से ज्यादा कमाया होगा तो जनरली आप देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा कमाने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 3 साल में 1 लाख रुपया कमाना म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा वेरी हाई रिटर्न्स, कंसीडरिंग द अमाउंट वी विल इन्वेस्ट। तो अमाउंट वी विल इन्वेस्ट मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिट है ना, कि उतनी लिमिट तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1 लाख से ज्यादा का गेन हुआ तो टैक्सेबल होगा 10% से, अदरवाइज नहीं होगा। गेन होगा मतलब जो आपने कमाया, जो आपकी कॉस्ट थी और जितना आपको मिला उसका डिफरेंस, ठीक है। तो जनरली इसकी भी नौबत आएगी नहीं, ये भी टैक्स इस पे लगेगा नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और चौथा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये पोस्ट ऑफिस में ओपन होता है, गवर्नमेंट बैक्ड है, ये 6 to 7% रिटर्न, और इसका भी इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ लास्ट ईयर में टैक्सेबल होता है, लास्ट ईयर वाला, बाकी वाले सब एग्जम्प्ट रहते हैं। 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है एफडी जैसा, और जो फाइनली पैसा मिलता है वो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो अब आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जा सकते हैं, आपके टाइम हॉरिजन, जो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन है उसके हिसाब से भी जा सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का, पोर्टफोलियो का तो सबसे बड़ा रूल ही है डाइवर्सिफिकेशन। थोड़ा थोड़ा पैसा सब में लगा दो। हाँ, एफडी और एनएससी दोनों में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम फीचर्स है। बट हाँ, थोड़ा ईएलएसएस में लगा दो, थोड़ा एनएससी में लगा दो, थोड़ा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगा दो। इस तरीके से यू कैन मैनेज। इसके अलावा अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो
उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं, मैं आपको एक बार हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। टैक्सेबल इनकम कम करना हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम, आपकी इनकम है 6 लाख और आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया साल में, 1 लाख रुपया, तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 5 लाख। ठीक है, आई होप सबको याद आ गया होगा कि हम ये इन्वेस्टमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी टैक्सेबल इनकम कम की जा रही है, ओल्ड टैक्स। अगर आप LIC का प्रीमियम पे करते हैं तो वो अमाउंट से भी आपकी इनकम कम कर दी जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगा आपको। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये हम देख ही चुके हैं, ये ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, इसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर आपने कोई पैसा डिपॉजिट किया है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट गर्ल चाइल्ड के लिए होता है ना, तो अगर आपके बच्चे हैं और आपकी बेटियां हैं 2 या 1, तो आप उनके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं, जो 21 साल बाद मिलेगा उनको। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहता है ये कि बेटियों के लिए इन्वेस्टमेंट हो, इसलिए उन्होंने ये बेनिफिट दिया है कि आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डालो अपनी बेटी के लिए और आपकी इनकम हम कम कर देंगे, टैक्स आपका कम हो जाएगा। उसके अलावा आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों के बच्चे हैं, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ये सारी चीजें। अगर आपके बच्चों की स्कूल की फीस भर रहे हो आप, तो जो ट्यूशन फी का कंपोनेंट होता है उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने 70-80 हजार रुपए का ट्यूशन फी का कंपोनेंट है और 2 बच्चे हैं आपके, 1,40,000 का आपने ट्यूशन फी कंपोनेंट पे किया, तो आपकी इनकम को 1,40,000 से रिड्यूस कर दो, अनदर डिडक्शन। और अगर आपका हाउसिंग लोन है तो उसका जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है, प्रिंसिपल रिपेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट वाला अलग मिलेगा, ये प्रिंसिपल रिपेमेंट, तो प्रिंसिपल रिपेमेंट का भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका हाउसिंग लोन है फॉर परचेजिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह का भी डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, ये जो जितने भी हमने पढ़े ना, PPF, FD, ELSS, NSC और ये 5, इन सबका जो टोटल एग्रीगेट बेनिफिट आपको मिलेगा वो 1,50,000 ही मिलेगा। मतलब आप ये मत कर देना कि मैं 1 लाख रुपए तो PPF में डाल देता हूँ, 1 लाख रुपए की FD करा देता हूँ, 1 लाख के म्यूचुअल फंड कर देता हूँ, बच्चों की फीस तो जा ही रही है 2 लाख, ऐसे ऐसे करके 8-9 लाख रुपए। अरे, जब आपको बेनिफिट ही 1,50,000 का मिलेगा तो उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों। ठीक है, तो ये तो सबको पता रहता है कि इधर इन्वेस्ट कर दिया तो हाँ फायदा मिल जाएगा, लेकिन कितना करना है वो भी तो पता होना चाहिए हम। ठीक है, तो उसके लिए अवेयरनेस होना है, या फिर ऐसी चीज के लिए अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी भी पड़ रही है तो इज वेल एंड गुड, बहुत सारा पैसा बच जाएगा आपका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम 7,24,000 तक की इनकम पर पहुंच गए, 7,24,000, इस पे भी जीरो टैक्स आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब वो सारे लोग जिनकी 7,24,000 से कम इनकम है, वो लोग बहुत ध्यान से सुनना कि आपका TDS कटना ही नहीं चाहिए था, या आपकी गलती है, आपने ध्यान से प्लान नहीं किया इसलिए वो TDS कट रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं टैक्स अभी जीरो आ जाएगा इधर, कैसे आएगा? तो आपकी बेसिक पे, HRA, स्पेशल अलाउंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF, ये टोटल बेनिफिट 7,24,000 है। इसमें से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF तो कम हो ही जाएगा, उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो जाएगा, ओल्ड रिजीम में प्रोफेशनल टैक्स कम हो जाएगा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू PF कम हो जाएगा, और 1.5 लाख की लिमिट है, 1.5 लाख की लिमिट है वो इन्वेस्टमेंट्स की जो मैंने बताई थी, उसमें से 21,600 तो 21,600 तो आपका कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड खा गया, बचा 1,28,400, 1,28,400, 128,400, उसका आपने PPF या ELSS या FDR या LIC या हाउसिंग लोन रिपेमेंट कुछ भी करा, 1,28,400 आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो आपकी टैक्सेबल इनकम ओल्ड रिजीम में हो जाएगी 5 लाख, और हम 5 लाख पे आ गए, मतलब टैक्स जीरो। ठीक है, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा आपको? ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अभी तो इसमें हमने रेंट भी कंसीडर नहीं किया, HRA को जीरो लिया है, मतलब HRA हमने पूरा टैक्सेबल किया। अगर आप रेंट पे कर रहे होते तो और बच जाता। हमने सिर्फ 1,28,400 रुपए इन्वेस्ट किए और हमारा ढेर सारा टैक्स बच गया। कितना टैक्स बचा? ओल्ड रिजीम में जीरो और न्यू रिजीम में 34,000 रुपए टैक्स, तो 34,000 रुपीज आपने सेव कर लिए आज, जब आपने 1,28,400 लगाए। तो कितना फायदे का सौदा है। करना क्या है, तो आपके इन्वेस्टमेंट भी तो आपका ही पैसा है, आपने जेब से पैसा निकाला और गुल्लक में डाल दिया, इस तरीके का मामला है। बस जेब से निकाला, गुल्लक में डाला और सरकार को बोला 34,000 रुपए। तो वेरी सिंपल, यू आर सेविंग 34,000 बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 1,28,400। तो वो लोग
जिनके ग्रॉस बेनिफिट 7,24,000 तक है, यू गॉट टू प्लान सो दैट आप अपना टैक्सेशन जो है वो जीरो कर सको। अच्छा, अब ऑब्वियसली ये तो एग्जांपल्स हैं, आपका केस सबका अलग ही होगा इससे डेफिनेटली। उसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ शीट दैट आई विल शेयर, उसमें आप अपने अमाउंट्स डालेंगे एंड यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली, वो भी मैं आपको बता दूं। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर 8 लाख तक के आपकी ग्रॉस सैलरी है, 8 लाख, और इसमें भी आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाएगा। क्या मतलब, हम शुरुआत तो किए थे कि 2.5 लाख पर जीरो टैक्स है, पर हम पहुंच गए कहां पर कि 8 लाख है और 1 रुपया भी नहीं भरना पड़ रहा है। कैसे? अगेन वही कंपोनेंट्स है, बेसिक एचआरए, स्पेशल अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। लो लाइट गई दीदी, हॉटस्पॉट 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 जल्दी जल्दी। और मेरा ये भी स्विच ऑफ होने वाला है। मेरी लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो रही है। पासवर्ड क्या है अभी? 43,430 रुपए, कितना सारा अंतर आ गया है। अंतर क्यों आया? क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और आप कुछ रेंट पे कर रहे हो। तो ऐसे लोग जो कुछ रेंट पे कर रहे हैं, उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हम ओल्ड में जाएं कि न्यू में जाएं। ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं कि हम लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमारा रेंट भी जा रहा है, उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए कि ओल्ड रिजिम बेटर है हमारे लिए कि न्यू रिजिम बेटर है। ठीक है, इट इज क्लियरली शोन हियर कि ओल्ड रिजिम में आपका टैक्स जीरो बन जा रहा है, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी कम, 5 लाख से नीचे ले आ रहे हैं, और न्यू रिजिम में इनकम नीचे नहीं ले पा रहे हैं, तो टैक्स ज्यादा बन रहा है। मैं आपको वो शीट दिखा देता हूं जिसमें आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये रही वो शीट। जस्ट अ सेकेंड, देखिए, बस आपको ये जो येलो कर दिया मैंने सेल जिसमें आपको अमाउंट भरना है। ठीक है, तो मैं कोई एक्सेल एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इसमें शीट माइट लुक अगली, बट काम की है, हो जाएगा आपका काम। तो जैसे कि मेरी 6,20,000 मेरे टोटल बेनिफिट है, जैसे बेसिक पे, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और अदर्स। अगर ऐसा किसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो रेंट पे नहीं करता है, इज नॉट पेइंग एनी रेंट, तो फिर क्या टैक्सेशन बनेगा ये हम देखते हैं। ओल्ड रिजिम में आपका टोटल टैक्स बनेगा 18,000 और न्यू रिजिम में आपका टैक्स बनेगा 23,000, और टीडीएस, ये नीचे टीडीएस है, ये इसको डिवाइड बाय 12 कर दिया तो टीडीएस पर मंथ आ गया 1,500 और 19। आपकी टैक्सेबल इनकम क्या है? 5,24,400 ओल्ड रिजिम में, और न्यू रिजिम में 598,400। तो 598,400 को तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई बेनिफिट्स टैक्स प्लानिंग टूल्स अवेलेबल नहीं है। बट आप यहाँ 524,400 जो ओल्ड रिजिम में, इसको तो कम कर ही सकते हैं। कैसे कम करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर। कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको उसको 5 लाख तक लाने के लिए? केवल 24,400 पे तो इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर 24,400 का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक एफडी कर ली 5 साल की, तो आपका टैक्स हो गया जीरो। मतलब 24,400 रुपए आपने इन्वेस्ट करके कितना टैक्स बचा लिया? 18,000 रुपए टैक्स बचा लिया। ठीक है, तो आई होप ऐसे केसेस में कोई टैक्स नहीं भर रहा हो, मतलब बाय द वे ऑफ टीडीएस, उनका टीडीएस नहीं कट रहा हो। ठीक है, अच्छा, अगर टीडीएस कट रहा है तो क्या करें? तो ये इन्वेस्टमेंट करो और अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन दो कि हमारा ये डिडक्शन है, रेंट पे कर रहे हो तो उसका, इन्वेस्टमेंट करें तो उसका, ये आपको डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, और ये भी साथ में बताना पड़ेगा कि हम ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, तभी तो आपको बेनिफिट मिल पाएगा। फिर वो आपकी इनकम कंप्यूट करेंगे, रिवाइज्ड इनकम, इन डिडक्शंस को
कंसीडर करने के बाद, और फिर वो देखेंगे अरे इनका टैक्स तो 0 आ रहा है, तो फिर टीडीएस नहीं काटना चाहिए, तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा, लेकिन अगर अभी 2 महीने हो गए और 2 महीने टैक्स कट चुका है तो क्या, तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो वो वापस आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा खट गया है अभी ऑलरेडी और अब आपको रियलाइज होता है कि अरे मैं तो इसको 0 कर सकता हूँ अपनी इनकम को, तो फिर वो पैसा रिफंड आ जाएगा जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे साल के एंड में, बाद में साल एंड होने के बाद, तब आपका वो पैसा जो है वो रिफंड आ जाएगा जो कट गया हो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं कर देता हूं यहाँ पर 7,24,000 तो खैर हमने देख लिया, 10 लाख कर देते हैं हम, और मान लेते हैं कि 15,000 का रेंट पे किया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट्स पूरे किए हैं, मतलब 128,400 का इन्वेस्टमेंट पूरा किया है। तो देखो 10 लाख की इनकम पर न्यू रिजीम में टैक्स बन रहा है 74,630 और ओल्ड रिजीम में बन रहा है 43,000। ठीक है, कितना अंतर आ गया, काफी सारा अंतर आ गया, 30,000 31,000 रुपए का अंतर आपका आ गया पर मंथ, 2,500 रुपए का अंतर आ गया। ठीक है, अभी डिडक्शंस खत्म नहीं हुए, अभी तो और भी ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अपनी इनकम को और कम कर सकते हैं। मैं रुकता हूं 1 मिनट के लिए, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रशांत, विश्वेश हियर। हेलो प्रशांत, मुझे एक बात बताओ, ये अभी तुम एचआरए के लिए, आई एम सॉरी मेरे को थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, मेरा एक ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एचआरए में तो रेंट के लिए आप बता रहे हो, बराबर? नाउ आई वांट टू नो कि लेट्स से यू नो दैट दिस the house that I'm staying in is in the name of my father, right? And I show that I'm paying the rent to my father, correct? And I've taken since it's a joint ownership, I had taken the loan also on that particular property as well. So I want to know that can I actually claim that I'm paying the rent also and I can take the deduction of the whole house loan property as well? Okay, so you're saying what you're saying is that एक घर में जहां आप रह रहे हो वो तो आपके पापा का ही है, और एक और घर पे लोन चल रहा है कि उसी घर पे लोन चल रहा है? उसी घर पे जिसमें हम रहते हैं। ओके, हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि यहाँ पर तो आप ओनर प्रूव हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप ओनर प्रूव हो जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम ये प्रूव कर सके कि हम ओनर नहीं है और हमारे पापा ओनर है और हम उनको रेंट पे कर रहे हैं। तो are you a guarantor on the loan or are you no, I'm the one. So this property is jointly owned by me and my father, right? तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है? हाँ, मेरे नाम पे है। हाँ, तो फिर कैसे एचआरए होगा? बात ही खत्म हो गई। अगर आपके नाम पे ही रजिस्टर है फिर तो आप एचआरए का बेनिफिट ले ही नहीं पाओगे, फिर तो बेटर है कि आप होम लोन का ही बेनिफिट लें और एचआरए का ना लें। तो फिर कैसे यार, कुछ और बताओ, फिर कैसे सेव किया जाए? हाँ, तो खरीद लो। अभी जैसे प्रिंसिपल रिपेमेंट का मैंने आपको बताया ना कि प्रिंसिपल रिपेमेंट का आपको डिडक्शन मिलता है, उसके अलावा इंटरेस्ट रिपेमेंट का भी आपको डिडक्शन मिलता है। अभी वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। अच्छा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, नहीं, मैं तो पहले दोनों कर रहा था ना, प्रिंसिपल रिपेमेंट, इंटरेस्ट और ऊपर से वो एचआरए अलग, तीनों क्लेम कर रहा था। अच्छा, तो देखो अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो क्लेम करें, क्योंकि देखो मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो लास्ट टाइम पे रिटर्न फाइल करते हैं और उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए नहीं होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यार मैं ऐसे फर्जी दिखा दूं क्या कि मैंने लाख रुपए की एफडी कराई है और 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डाले हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आपके रिस्क पे है, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, लेकिन हाँ, गारंटी नहीं है कि वहां से नोटिस ना आए, वहां से कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो अभी तो आप खैर दोनों चीजें दिखा रहे हो और अब तक बचे आ रहे हो तो ठीक है, बट दिस इज रिस्की। ये मैं जरूर आपको बता सकता हूँ कि अगर ओनरशिप में आपका नाम है ही, आप जॉइंट ओनर हो उस मकान के, तो आप एचआरए ना क्लेम करें तो बेहतर होगा। पर हाँ, अगर आप बड़े ही रिस्क टेकर हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एग्जाम्पल। Only way you can do this is justify paying half of whatever is the standard rent of that place. Saying कि आधी प्रॉपर्टी तो मेरे फादर के नाम में, तुम मैं उसके लिए, पर तुम आधा ही जस्टिफाई कर पाओ, पूरा नहीं कर पाओ। चलिए, नेक्स्ट
अभी हमने ढेर सारे डिडक्शन देख लिए, कुछ और डिडक्शन है क्विकली कवर कर लेता हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं खुद के लिए या स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए, तो आप 25,000 रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपकी स्पाउस जो है वो सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल से ऊपर गए, तो फिर 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक्चुअल अमाउंट पेड का डिडक्शन आपको मिलेगा, बट ये मैक्सिमम लिमिट है 25,000। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है आप में, आपके स्पाउस में से, तो फिर 50,000। अगर आप पेरेंट्स के लिए भी पे कर रहे हैं तो सेम थिंग, उनके लिए 25,000 की अलग लिमिट है, ठीक है। तो 25,000 तक का उनके लिए पे किया हुआ का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और अगर उनकी एज 60 से ज्यादा है तो दैट लिमिट जो है वो और बढ़ जाती है और 50,000 हो जाती है। ये कुछ डिडक्शंस हैं जो इतने ज्यादा जनरल नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है कि कुछ स्पेसिफिक बीमारी है, आपको कुछ सर्टेन डिसीज है या डिसेबिलिटी है, तो उस केस में उनके मेडिकल ट्रीटमेंट आपने कराया है तो उस केस में ये आपको अप्लाई होता है। उसके अलावा हम, चलो होम लोन की बात हुई है तो होम लोन पे चले जाते हैं। हमने देखा कि प्रिंसिपल रीपेमेंट का जो बेनिफिट है वो तो मिल जाएगा, उसका मैक्सिमम डिडक्शन होता है 1,50,000। वो सब 9 डिडक्शन जो मैंने बताया उनका मिला के 1,50,000। इंटरेस्ट का क्या होगा? तो इंटरेस्ट का 2 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, अलग सेक्शन है उसका, ठीक है। तो 2 लाख का डिडक्शन आपको इंटरेस्ट का भी मिल जाएगा साथ में, ठीक है। तो आपके ईएमआई में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट का होता है और एक प्रिंसिपल रिपेमेंट का। तो जब आप बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेते हैं तो वहां पे बताते हैं कि आपने साल भर में इतना ईएमआई चुकाया है, उसमें से इतना इंटरेस्ट पोर्शन था और उतना प्रिंसिपल रिपेमेंट, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट पोर्शन का भी डिडक्शन ले सकते हैं। 2 लाख रुपीस तक का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा। अच्छा, अगर और ज्यादा है तो फिर आपको और ज्यादा डिडक्शन भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि वो रिस्पेक्टिव सेक्शंस में दी हुई है कि अगर आपके जो लोन है वो 2016-17 का सैंक्शनड है और घर की वैल्यू 50 लाख से कम है और लोन जो है वो 35 लाख से कम है, तो आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। या फिर दूसरा, अगर आप का घर जो है वो जो लोन सैंक्शनड है वो 19-20 ईयर में, मतलब 19-20 फाइनेंशियल ईयर या 20-21 फाइनेंशियल ईयर में लोन सैंक्शन किया है और 45 लाख से कम उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो आपको 1.5 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन और मिल जाएगा। ये एडिशनल है। 2 लाख का तो सबको मिलेगा, उसके अलावा ये 50,000 या 1.5 लाख का और मिल सकता है अगर आप वो कंडीशंस को पूरा कर देते हैं तो, ठीक है। तो थोड़ी डिटेल है, खैर मैंने तो समराइज कर ही दिया, बट वो कंडीशंस फुलफिल करोगे तो एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। अदरवाइज 2 लाख का इंटरेस्ट का तो मिलना ही है और 1,50,000 तक का प्रिंसिपल रिपेमेंट का तो डिडक्शन आपको मिलना है। एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर मैंने, इनकम और बढ़ा दी है, 11,10,000 कर दी है और देखा कि इसमें ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में क्या होता है। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि हाउस रेंट आप पे कर रहे हैं 15,000 पर मंथ और आप होम लोन भी है आपका और उसका इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो उसको अलग कंसीडर किया है। तो इसलिए किया है कि लेट्स से कि आप मुंबई में रेंट पे रह रहे हैं और आपका होम टाउन कहीं और है, लेट्स से यूपी में है और वहां पर आपका घर बन रहा है और उसके लिए आपने लोन लिया है, यू कैन क्लेम बोथ ना और ये होम लोन का डिडक्शन, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें कंसीडर करिए कि रेंट भी आप रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और पीएफ तो है ही, आपने 1,28,400 के इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी 20,000 पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन भी आप 2.5 लाख पे कर रहे हैं। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो फिर से आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो जाएगी ओल्ड रिजिम में, और न्यू रिजिम में तो 10 लाख से भी ऊपर होगी। यहाँ पर आप करीब करीब 1 लाख रुपए ओल्ड रिजिम में बचा, ठीक है। तो इससे हमको ये बात पता चलती है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, रेंट है, तो फिर आप ओल्ड रिजिम में रहे तो बेहतर है, और नहीं तो फिर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, अगर आप रेंट भी पे नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े, कम से कम इनके हिसाब से नहीं करना पड़े, मुझे जहां पैसा लगाना है मैं लगाऊंगा, तो फिर शायद आपको चेक करना पड़े कि आपके लिए अब न्यू रिजिम बेटर है, ओल्ड रिजिम बेटर है। वो आप इजीली चेक कर सकते हैं, ये शीट में शेयर कर दूंगा आपके साथ। प्रशांत, हाँ, एक क्वेश्चन था। सो होम लोन है अगर उस पे इंटरेस्ट ऑन होम लोन का जो डिडक्शन है, वी शो इट एज इंटरेस्ट ऑन होम लोन डिडक्शन या लॉस ऑन हाउसिंग प्रॉपर्टी? हाँ, तो जो 2 लाख की मैंने बात करी, दैट इज लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। 2 लाख जो है, जो इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा वो दैट इज लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, उससे आपकी कोई अर्निंग नहीं है,
और 2 लाख का आपने इंटरेस्ट पे किया है, दैट इज लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो आपके सैलरी से सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब आपको बेनिफिट मिल जाएगा उसका। और जो दूसरे एडिशनल इंटरेस्ट की बात करी मैंने 50,000 और 1,50,000, वो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, उसका डिडक्शन अलग से मिलता है, दैट इज एडिशनल। But that is only in those specific situations, right? यस सर्टेनली, वो सिर्फ वो स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी करनी है। Okay. Acha, for others' benefit, I think you can also quickly talk about NPS. हाँ, न्यू नेशनल पेंशन स्कीम। तो जैसे कि मैंने आपका सैलरी स्ट्रक्चर देखा है, तो उसमें तो एम्प्लॉयर्स की तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है नेशनल पेंशन स्कीम में, और पीएफ में ही है। But individually, you know, if someone wants, they can contribute, and वो 1.5 lakh का limit will become 2 lakhs. हाँ, वो 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, अगर आपने 1.5 लाख यूटिलाइज कर लिया, आपने रेंट भी पे कर दिया और आपने होम लोन भी ले लिया, उसके बाद भी कुछ स्कोप बचता है कि अभी तो हमको और टैक्स कम करना है, तो आप ये कर ही सकते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 50,000 रुपए तक का। तो बट उसमें यह है कि लॉक इन पीरियड लंबा है, आपको वो पैसा रिटायरमेंट पे ही मिलेगा, ठीक है। और आप बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको विड्रॉ करना है तो कुछ सर्टेन परसेंटेज रहता है, आई थिंक 25% आप बीच में विड्रॉ कर सकते हैं। वो भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रहती है कि या तो वो एजुकेशन के लिए है, या तो फिर वो कोई एलिमेंट है, कोई आपको डिसीज है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो आप वो विड्रॉ कर पाएंगे। अदरवाइज वो रिटायरमेंट तक ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा लेस रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि वो काफी लंबा लॉक हो रहा है। उसके बाद भी रिटायरमेंट पे भी आप पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा उसी का, उसमें से 60% तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जो 40% है वो आपको मिलेगा एज पेंशन, ठीक है। हाँ, तो जैसे डाइवर्सिफिकेशन की बात करी हमने, तो थोड़ा सा आप पैसा इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आपको एडिशनल 50,000 रुपीज का बेनिफिट भी मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट। तो 50,000 रुपए से आपकी इनकम कम कर दी जाएगी, तो अगर आप 20% स्लैब में है तो 10,000 रुपए आपका ये भी बच जाएगा, और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पैसा बस गया, मतलब रिटायरमेंट तक वो इन्वेस्ट हो गया, अब वो तभी मिलेगा। तो यू कैन गेट अनदर 50,000 डिडक्शन। तो कितनी सारी चीजें हो गई, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, 80C के 1.5 लाख के डिडक्शन हो गए जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी, 50,000 का ये एडिशनल डिडक्शन हो गया एनपीएस का, और होम लोन का एडिशनल 2 लाख के इंटरेस्ट का 50,000 और एडिशनल 1,50,000। तो ऐसे काफी सारे टैक्स प्लानिंग टूल्स है, बट ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये सब जो है सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहां पे आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम नहीं कर पाएंगे, कम रेट से टैक्स भरना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई हैव। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रशांत, कहाँ बॉम्बे में हो या इंदौर में? मैं इंदौर में हूँ। अच्छा, एक और बात मुझे बतानी थी कि कभी ऐसा इश्यू हो गया बीच में, कुछ वेरिएबल पेमेंट आ गया, जैसे बोनस वगैरह मिल गया, ठीक है, तो उसका भी कंसीडर करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, और उस हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेस डिडक्शन हुआ है, मतलब आपको बोनस मिल गया और आपका टीडीएस उतना ही चला आ रहा है, और बोनस को कंसीडर नहीं किया गया है आपकी इनकम में, तो जितना टैक्स बनना था उससे कम टीडीएस कटा है, तो फिर आपको वो जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे, और वो फिर इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये बात आप ध्यान रखना, बीच में अगर आपको कुछ बोनस वगैरह मिलता है तो ये बात ध्यान रखना कि उस पर अप्रोप्रिएट टीडीएस डिडक्शन हो गया, ठीक है। वरना फिर जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको टैक्स भरना भी पड़ेगा, और साथ ही साथ उस पर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा अगर वो लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ गई आपकी टैक्स। Cool. चलिए, और कुछ किसी को guys, पूछना हो, कुछ स्पेसिफिक? प्रशांत, एक चीज पूछना हो। हाँ, अच्छा, सो अगर सपोज हम मिड ऑफ द ईयर में कोई म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, लाइक यू नो सपोज ये क्वार्टर के पहले, तो उसमें भी फिर आई थिंक कोई टैक्स इम्प्लीकेशन होता है ना, सो वो भी हमें क्या ईयर एंड तक वेट करना है रिटर्न फाइलिंग के वक्त, या फिर उसको भी हमें पहले ही देना है वरना इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा उस पर? ओके, सो आपको अपने एम्प्लॉयर को जो डिक्लेरेशंस आप दोगे ना कि ये आपके डिडक्शंस वगैरह हैं, उसके साथ ही आपको उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी और दूसरी इनकम कौन सी, ठीक है। तो अगर आप जैसे आपको कुछ रेंट मिल रहा है तो आपको यू विल हैव टू टेल इट टू योर एम्प्लॉयर कि वो उस पे भी टीडीएस काट लेगा।
जैसे आपको म्यूचुअल फंड पे गेन हुआ है और वो टैक्सेबल है, तो यू हैव टू टेल इट टू योर एम्प्लॉयर एज वेल कि उसको कंसीडर करके ही आपका टीडीएस काटे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड्स अगर साल भर के ऊपर से है तो आई थिंक उस पे एलटीसीजी है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है क्या उसके ऊपर? हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर 1 लाख से ज्यादा का गेन हुआ हो तो 10% टैक्स लगता है। 3 साल पहले तक नहीं लगता था, 2 साल पहले तक, अब लगता है कि अगर 1 लाख से ज्यादा का गेन हुआ है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट टर्म है कि 1 साल की म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जो है वो बढ़ती जाती है ड्यूरिंग द पीरियड। हाँ, तो जब आप यूनिट्स बेचेंगे तो वो फीफो के हिसाब से कैलकुलेट करता है अच्छा। कि जो सबसे पहले खरीदी थी आपने यूनिट्स, वो सबसे पहले बेची, ठीक है? अच्छा। तो जितने इंटरवल्स पे वो यूनिट्स खरीदी गई होगी, सबका अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। हाँ, तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड होता है कि 12 महीने से कम होल्ड किया है कि 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है। 12 महीने से जो कम होल्ड की हुई होंगी यूनिट्स, उस पर 15% लग जाएगा, और 12 महीने से ज्यादा जो होल्ड की गई होंगी उस पे देखा जाएगा गेन तो 1 ये लाख से क्या जब हम सेल करते हैं तो ये डिडक्ट होके हमारे पास में आता है या कैसे आता है? नहीं, इस पे तो हमको टैक्स भरना पड़ता है। नहीं, इसमें कोई डिडक्ट होके नहीं आता है। सो मुझे एक बात बताइए ना प्रशांत, मुझे अभी भी वो क्लैरिटी नहीं मिली। तो अगर मैं अपने एम्प्लॉयर को बताती भी हूँ, सो दैट विल बी नॉर्मली ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर, राइट? कि मतलब अगर अभी किया तो मैं अभी एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर दूं। नहीं, तो जैसे हमारा साल खत्म होता है इनकम टैक्स का और सबका मार्च में, अगर आप ये डिक्लेरेशंस मुझे लगता है दिसंबर तक देने होते हैं, तो अगर आप दिसंबर तक बता देते हैं उनको, तो वो उस हिसाब से आपके जनवरी फरवरी मार्च का डिडक्शन करेंगे टीडीएस का। बट हाँ, अगर नहीं बता पाए, लेट्स से मार्च में ही आपको वो इनकम आई और आप वो नहीं बता पाए अपने एम्प्लॉयर को तब तक, तो फिर उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। उस पर टैक्स भरना पड़ेगा तो इंटरेस्ट भी आएगा, अगर वो 10,000 से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी है। मतलब जो एडिशनल पे करना पड़ेगा ना आपको टीडीएस के अलावा, वो अगर 10,000 से ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अदरवाइज जितना टैक्स बन रहा है उतना आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे पेमेंट कर दो, दैट इज इट। ओके, तो अगर सपोज 10,000 से ज्यादा है एंड दिसंबर तक वेट फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मतलब इसी टाइम पे कर देना चाहिए? सो माय क्वेश्चन इज जस्ट दैट कि मतलब अगर हम एम्प्लॉयर को भी देंगे तो दिसंबर के पहले तो नहीं देंगे, और मैंने अगर फर्स्ट क्वार्टर में ही कर लिया है तो क्या मुझे दिसंबर तक वेट करना चाहिए टू डिक्लेयर इट टू द एम्प्लॉयर, या इज देयर सम अदर वे आउट? क्या करना चाहिए? नहीं, आप यू कैन वेट टिल दिसंबर और यू कैन आप अभी भी बता सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अभी ही ये इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को दे देंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ से ही टीडीएस अमाउंट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप दिसंबर में देंगे तो जनवरी फरवरी मार्च में वो रिवाइज हो सकेगा आपका टीडीएस अमाउंट जो बढ़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये बात है कि साल के एंड तक आपका जितना टीडीएस बनता है वो जमा हो जाना चाहिए। अब किसी महीने में कम किसी महीने में ज्यादा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ओके, थैंक यू। ओके। Any other questions, anyone? तो प्रशांत मुझे एक बात बताओ कि लेट्स से अगर मुझे एचआरए क्लेम करना है, राइट? सो लेट्स से एचआरए क्लेम इन द सेंस, लेट्स से मेरा होम लोन नहीं है, मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का तो डिडक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है? एंड अगर मेरा खाली घर है और घर पे मुझे मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, सॉरी घर पे मैं अगर उसका रेंट पे कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ मेरे एचआरए में? हाँ, तो जैसे कि मैंने ये स्लाइड में भी एक स्लाइड डाली है कि एक लिमिट होती है कि एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। तो ये 3 लिमिट दिए, ये 3 कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, और इसमें से जो सबसे कम अमाउंट आएगा वो आपका नॉन टैक्सेबल, ठीक है? उतने का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दैट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सेकंड इज 40% ऑफ सैलरी, एंड 50% अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में रेंट पे कर रहे हैं तो, और थर्ड इज एचआरए रिसीव। इन तीनों में से जो सबसे कम आएगा उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा। इसी की मैं शीट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ बनना है, जैसे कि आपको एचआरए, आपकी बेसिक सैलरी हम ले लेते हैं कि 2,50,000 है, और आपको एचआरए रिसीव हुआ है, आपको एचआरए रिसीव हुआ है 1,25,000,
और आपने रेंट पे किया है लेट्स से 10,000 पर मंथ से 1,20,000, तो ये 3 कैलकुलेशंस होंगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी एंड एचआरए रिसीव्ड। तो ये 95,000, 1 लाख और 1,25,000 आए। इसमें से सबसे कम जो है मतलब 95,000 वो आपका एग्जम्पशन है, नॉन टैक्सेबल, और बचा हुआ टैक्सेबल। तो एग्जम्प्ट अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 95,000 और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, आपको 1,25 मिला था उसमें से 95 का बेनिफिट ले लिया तो बचा हुआ 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक ठीक है प्रशांत। इनके साथ डिस्कस करूँ ना। एनीथिंग एल्स विविधा? Not from my end. Anyone in the team has any other questions, so we can cover it now. Otherwise, later on, you guys can also let me know, and I'll convey it and get it answered. अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है या बाद में डिस्कवर करता है कि ये बात तो हमको समझ में ही नहीं आई, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मोबाइल नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप फोन कर सकते हो। हाँ प्रशांत, हमने प्रिंट स्क्रीन ले लिया हुआ है, मैं कॉल करूंगा। थैंक्स। Cool. All right. Thank you so much, Prashant sir, for taking out time and explaining it to us. I hope that questions मेरे पास अब कम आएंगे क्योंकि मेरे को आंसर नहीं आता है फिर देना. So hopefully this was helpful for everyone else as well. And thank you for taking out time once again. Thanks Vivida, thank you for Thank you, Prashant. Thank you so much. You are going to get many calls from Cashflow. थैंक यू सो मच। Now he's questioning क्या नंबर नहीं देना चाहिए था I यार. saved your number, Prashant. I saved your number. Now he's Thank you, questioning very, that should I very have good shared my person. number or not. Cool. Thanks Vivida for again for coaching me and having me here. It was a pleasure being here. Thank you so much. Thank you. Thanks, Prashant. Thank you very much, Prashant. Prashant. Bye, guys. Thanks. Allah.